नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। 2025 खत्म होने को है और धीरे-धीरे लग रहा है कि बीजेपी के शरीर से या कि बीजेपी के भीतर से मवाद तेजी से बहने लगा है। चाहे हिंदू-मुसलमान हो, नफ़रत के भाव हों या लड़कियों को लेकर के जो तमाम कुकर्म हैं, वो सब बाहर आने लगे। हिंदू-मुसलमान तो चलता ही रहा है, मणिपुर आपको पता ही है। क्रिसमस के मौके पर पूरे देश में तमाशा। किसी स्कूल में जाकर के हंगामा किया गुंडों ने और वो सब कथित तौर पे हिंदूवादी थे, हिंदू धर्म के रक्षक, हिंदू धर्म को बचाने वाले। उन्होंने बच्चों के साथ जो टीचर वहाँ पे संजय वीर स्कूल में किसी चर्च के भीतर, किसी और स्थल पर जहाँ कोई क्रिसमस मना रहा था, वहाँ जाकर के तोड़-फोड़ की। मॉल, रायगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक मॉल के भीतर तोड़-फोड़ की गई और तमाम तमाशे हुए और ऐसा लगा कि अब क्रिसमस मनाना भी बंद कर। मैं एक प्रकरण पढ़ रहा था कि जब बैठक हो रही थी संसद, हालाँकि तब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तैयारी चल रही थी, कैसे क्या-क्या करना है। तो बुलाया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी कि आप आइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि नहीं अभी जो है आज क्रिसमस है और क्रिसमस की छुट्टी के दिन हम काम नहीं कर। तब नेहरू ने कहा था उनको कि भाई हम सब लोग काम कर रहे हैं और ये अभी काम करना ज़रूरी है नहीं, ये क्रिसमस और दूसरी छुट्टियों का समय नहीं है हमें ये समझने का। लेकिन ये फेसबुक पे मैं स्टोरी पढ़ रहा था, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि नहीं मैं नहीं आ सकता, क्रिसमस की छुट्टी है और छुट्टी में मैं नहीं आऊँगा। और अब उनकी पार्टी के लोग क्रिसमस के मौके पर क्या कर रहे हैं, वो आपके सामने है और आप देख चुके हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ जो धर्म की नफ़रत है, वो किस तरह से बो रहे हैं वो, किस तरह से सरकार जैसे लगता है कि उनके साथ खड़ी है। एक वीडियो मैं अभी देख रहा था उनका कवि हैं और गए हुए थे वहाँ लखनऊ और वहाँ बोल रहे थे। उन्होंने बाकायदा जो है जो बात कही, वो कुमार विश्वास जो कवि हैं, उन्होंने कहा कि चुटकुला सुना रहे थे, बोले बड़ा व्यंग है, अब वो सुनिए ज़रा-सा। उन्होंने कहा कि अटल जी कहते थे कि खुद साफ करो, कोई कूड़ा अगर आपके घर फेंक गया, तो आप खुद साफ करो। मोदी जी कहते हैं कि जो कूड़ा फेंक गया है, उससे साफ करवाओ और एक मुख्यमंत्री है, जिनका इशारा जो है योगी की तरफ था। योगी जी कहते हैं कि कूड़ा भी साफ करो। इस पर बहुत लोग नहीं हँसे, तो उन्होंने कहा कि लगता है बहुत कम लोग समझ पाए। उनका कहना ये था कि ये जो कूड़ा है मतलब जो बाकी धर्मों के लोग हैं, जो हिंदू धर्म नहीं मानने वाले हैं या जो विरोध करते हैं बीजेपी का, वो सब कूड़ा है। कुमार विश्वास का ये सोचना है। और किस तरह से खुलेआम ये लोग कुमार विश्वास जैसे लोग जो कभी बुद्धिजीवी बन जाते हैं और लगता है कि बहुत बड़े देशभक्त हैं, कभी प्रपंची दिखाई पड़ते हैं। इन लोगों के ऐसे कोफ्त होती है, अफ़सोस होता है कि बुद्धिजीवी कहलाने वाले, साहित्यकार कहलाने वाले लोग इस तरह से नंगाई पर वो भी उतर आए। अनपढ़ समाज या जिनको कहें कि गुमराह करके जिनको तैयार किया जाता है, हिंदू धर्म की भट्ठी में, कथित हिंदू धर्म की भट्ठी में, जिनको इस्तेमाल किया जाता है कुछ रुपए दे कर के, उनकी बात तो समझ में आती है कि नादानी में या मूर्खता में, अज्ञानता में ये सब करते हैं। लेकिन जब कुमार विश्वास जैसे लोग पैसे देकर बुलाए जाते हैं और मंचों से ऐसी बात करते हैं, तब समझ में आता है कि ये धंधा है और इस धंधे में ये लोग शामिल हैं। नफ़रत भरो, नफ़रत फैलाओ, पैसे लो और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका महिमा मंडन करो।
ये इनका काम है। मैं आपको ले चलता हूँ एक और कांड जो बहुत चर्चित, पहले भी बहुत चर्चा उसकी हुई है, अभी फिर से चर्चा में है, जो कि एक वीडियो वायरल हो रहा है। और उस वीडियो में जो है एक एक्ट्रेस है उर्मिला सनावर, जो पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताई जाती है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बता रहे हैं कि वो किस तरह से उस वीडियो में बताया जा रहा है कि आपको जो है दुष्यंत कुमार गौतम के साथ तुमको संबंध बनाना है। ये उस वीडियो में बता रहा है विधायक। और उसके बाद जो है उसने लड़की ने मना किया और उसके बाद उसको मार दिया। ये घटना जो है आपको पता है, अंकिता भंडारी का कांड जो है वो हुआ था 2022 में हुआ था। जब एक लड़की, कमजोर परिवार की लड़की नौकरी करने गई, वहाँ रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम कर रही थी और उसके उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश थी, उसको किडनैप किया गया, उसको ले जाया गया, उसके घर वाले ने ढूँढा लेकिन बाद में उसकी लाश मिली। बाद में धामी सरकार ने उस होटल पे जो है बुलडोज़र भी चलवा दिया। और कहा गया कि बुलडोज़र इसलिए चलाया गया कि ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाएँ। और अंकिता भंडारी के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन लोगों ने भी। लेकिन अब जो मैटर उभरा है, इसमें दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आ रहा है। दुष्यंत कुमार गौतम जो है उत्तराखंड के प्रभारी रहे हैं। और अब जब दुष्यंत कुमार का नाम जब आ रहा है, तो उन्होंने उत्तराखंड के होम सेक्रेटरी शैलेश बगौली को पत्र लिखा और कहा है कि कुछ आपराधिक तत्वों ने एक सोची-समझी आपराधिक साजिश के तहत फर्जी और मनगढ़ंत ऑडियो-वीडियो तैयार किए हैं। और उन्होंने बाकायदा जो है सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल सब जगह दिखाया जा रहा है। उसके नाम, उसकी लिस्ट सौंपी है होम सेक्रेटरी को और कहा है कि ये गलत है और इसको इन प्रशासन इन प्लेटफ़ॉर्म्स को निर्देश दे कि इस तरह की सामग्री को तुरंत हटाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मीडिया में और सोशल मीडिया में ये वीडियो चल रही है, जहाँ से शुरू हुई है उसकी जाँच होनी चाहिए। उस शख्स से तथ्य लेने चाहिए और उसकी प्रामाणिकता देखनी चाहिए। मैं एक तरह से सब चीज़ देने के लिए तैयार हूँ, जो केस के ज़रिए भ्रामक खबर फैलाने का काम कर रहा है, उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है। मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ। अब उन सभी की जाँच की जाएगी, बाकायदा होम सेक्रेटरी को पत्र लिख कर के ऐसा उन्होंने कहा। अब समझिए कि वहाँ से लंबे समय से सरकार है बीजेपी की और बीजेपी का पुराना इतिहास है। वहाँ सेक्स सिटी बहुत निकलते हैं। एक बड़े राजेश जोशी, एक जो है राजेश जोशी नहीं कुछ और नाम था, संजय जोशी। संजय जोशी बीजेपी के बड़े उभरते हुए बड़े नेता थे और सीडी कांड ने उसका करियर चौपट कर दिया। बाद में फिर वो जब उभरा था कि वो मोदी जी के कट्टर विरोधी हैं, मोदी जी उनके विरोधी हैं और उनको अध्यक्ष बनाने की बात भी बीच में उभरी थी। लेकिन फिर वो मामला जो है दब गया। अभी एक्ज़ीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाए गए नितिन नवीन, आपको पता है। अब नितिन नवीन अचानक जो है झाड़-फूँक करके बिहार से ला करके अध्यक्ष बनाए गए, कार्यकारी अध्यक्ष। इसे समझिए कि बीजेपी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का अभी भी कितना दबदबा है। और होता वही है जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, जो पीएमओ चाहता है। चाहे मणिपुर का प्रकरण हो, चाहे संसद का प्रकरण हो, चाहे मीडिया का प्रकरण हो, चाहे सोशल मीडिया का प्रकरण हो या कहीं सरकार बनाना हो, गिराना हो, उठाना हो, बिठाना हो, कहीं ईडी भेजना हो, कहीं सीबीआई भेजना हो, कहीं हमला करवाना हो, तमाम चीज़ें ऐसा लग रहा है कि उनके निर्देश पर होता है। और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि इस तरह की जो घटनाएँ हो रही है, चाहे क्रिसमस के अवसर पर हो या नेता या कोई बाबा जब लड़कियों के साथ दुराचार करता है तो और पुलिस व्यवस्था जो है पूरी खामोश हो जाती है या इस तरह से जाँच होती है कि उसको सज़ा नहीं मिल पाती। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में ही देख लीजिए कि उसको ज़मानत दे दी गई, उसकी सज़ा सस्पेंड कर दी गई हाई कोर्ट के द्वारा, जबकि उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी और कहा था सज़ा देते समय कि इस आदमी को जेल से बाहर कभी आना नहीं चाहिए जीवन भर। अब वो ल जो पीड़िता है उन्नाव की, वो रो रही है, जगह-जगह धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन पुलिस उसके साथ बदतमीज़ी कर रही है, कहा जा रहा है उसके साथ जो सिक्योरिटी दी गई थी, वो हटा लिया गया है और खुलेआम नंगा नाच चल रहा है।
इसके पहले भी आपने देखे होंगे कि किस तरह से जिन्होंने मॉब लिंचिंग की मुसलमानों की, जिन्होंने गुजरात में कांड हुआ था जिसमें एक महिला के साथ जो है तमाम किस्म की अमानवीयता की गई, उसके साथ रेप किया गया, उनको ज़मानत जब दी गई अपराधियों को, तो उसको फूल माला पहनाई गई। राम रहीम को ज़मानत पे-रोल मिल जाता है, आसाराम को मिल जाता है और ये तमाम चीज़ें जो है, जानते हुए भी कि ये अपराधी है और इनको बाकी अपराधियों की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार लगातार, वो चाहे केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इस बात का ध्यान रखती है कि उनके साथ उनका कैसे राजनैतिक इस्तेमाल किया जाए, चुनाव जीतने के लिए कैसे उनका इस्तेमाल हो। और कई आरोप लगे, कई लोगों पर आरोप लगे, दूसरों पे ऐसे आरोप लगते हैं तो उनको तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाती है, उन पर मुकदमा चलता है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन बीजेपी के नेताओं पर जब भी कोई आरोप लगता है, वो बात जो है आती है और हवा में उड़ा दी जाती है, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब हर तरफ से चौतरफा पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ जो है आवाज़ उठने लगी। पिछले दिनों गए हुए थे अमित शाह जी वहाँ मध्य प्रदेश, वहाँ महिलाओं ने लाडली बहना काले झंडे दिखाए और इसलिए दिखाए कि उनको जो वादा किया गया था कि लाडली बहना की रकम बढ़ा दी जाएगी, वो नहीं बढ़ाई। जिन्होंने वादा किया था हालाँकि वो तो केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन गए, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, लेकिन उनका वादा पूरा नहीं। महाराष्ट्र में भी यही हाल है, दिल्ली में भी यही हाल है, बिहार में अलग तमाशा चल रहा है। एसआईआर को लेकर के जो चल रहा है, बगल में बांग्लादेश में जो हो रहा है, बांग्लादेश में देखिए बेहद जो है वहाँ अफ़रा-तफ़री का माहौल है। बांग्लादेश भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ये आप सब जानते होंगे क्योंकि जब पूर्वी पाकिस्तान बना था, तब हमारा नॉर्थ ईस्ट बड़ा संकट में था क्योंकि बड़ा हिस्सा जो है, वो बांग्लादेश जो अभी है, जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उसका प्रभाव या कहिए वो बेहद नज़दीक था। किसी समय कोई भी गड़बड़ी कर सकता था। उधर चीन और इधर पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में उसको बांग्लादेश बनाया गया, उसके बाद काफ़ी राहत हो गई थी भारत को उस दिशा से। लेकिन अब एक बार फिर बांग्लादेश जो है, पुरानी पोज़ीशन में है और बांग्लादेश हिंदुस्तान के खिलाफ, भारतवर्ष के खिलाफ लगातार जो है ज़हर घोल रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसमें आग डाल डाल रहा है, पेट्रोल डाल रहा है और पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश तीनों एक कॉकस तैयार कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान को परेशान किया जाए। लेकिन भारत सरकार उसको जो है हिंदू-मुसलमान विवाद को लेकर के चल रही है। हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया। ये देश में भी सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा हुआ है। किसी को मारा जाए, चाहे हिंदू को मारा जाए, चाहे मुसलमान को मारा जाए, दुखद है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन क्या उसके आधार पर भारत में जो हो रहा है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ जो हो रहा है, दलितों के साथ जो हो रहा है, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? संविधान और कानून व्यवस्था के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? और जब आप खुद आपके खुद के हाथ कीचड़ में सने हो, तो दूसरों को आप कैसे कह सकते हैं कि आप हाथ धो करके आइए? बांग्लादेश हमारी कोई बात सुन नहीं रहा। बांग्लादेश वही कर रहा है, जो कट्टरपंथी चाहते हैं। शेख हसीना की वहाँ सरकार है नहीं और अवामी लीग के वहाँ हटने के बाद, शेख हसीना के हटने के बाद पूरा बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ में है। जमात-ए-इस्लामी हो या और दूसरे लोग हों, बीएनएस भी जो है उसमें से। और अब तो उसके जो नेता हैं, वो लौट आए हैं बांग्लादेश में। जिनका नाम है जो खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, वो वापस आ गए हैं और वहाँ बाकायदा जो है वो कुल मिलाकर के जो समीकरण बन रहा है, वो भारत के खिलाफ बन रहा है। चुनाव होना है फरवरी में, देखिए वहाँ क्या होता है, वो अलग सवाल है। लेकिन चौतरफा दिख रहा है कि भले प्रधानमंत्री को लगातार अलग-अलग देश, छोटे-बड़े देश सर्वोच्च सम्मान दे रहे हों, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हों, लेकिन हमारे चारों तरफ स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, देश के भीतर भी और देश के बाहर। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, मानवीयता खत्म हो रही है, कानून व्यवस्था खत्म हो रही है, न्यायपालिका कटघरे में है और
दलित, गरीब सब जो है, अब तो इंडिगो का जिस तरह से संकट आया उसमें तो अमीर भी परेशान। दिल्ली में जिस तरह से पर्यावरण का हाल है और पर्यावरण को और बिगाड़ने के लिए जो अरावली की पहाड़ी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो सब देख रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम को जिस तरह से खत्म कर दिया गया है। तो तमाम तरह से देश जो है, एक तरह से कहिए कि कराह रहा है, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं लगता। लेकिन हालाँकि इनको भी समझ में आ गया है कि सत्ता अब जाने वाली है। 2024 में बहुमत नहीं आया और उसके बाद कुछ विधानसभाएँ ज़रूर जीती हैं, लेकिन देश में विरोध का स्वर तेज हुआ है और इसको अगर ये ईडी, सीबीआई या पुलिस के माध्यम से रोकना चाहेंगे, तो मुझे लगता है आसान नहीं है और इनके सोशल मीडिया को देखा जा सकता है, जहाँ लोग खुल कर के लिख रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से कहूँ कि बीजेपी ने जो बोया है, उसे काटने का समय आ गया और मुझे लगता है दिनों-दिन बीजेपी के खिलाफ देश में और माहौल बनेगा। फिलहाल इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद।